हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? अरे रेस्पॉन्स दे दिया करो यार, आपके लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। एहसान कर रहे हो कैसे? नहीं, आपके सपनों के सारथी बन रहे हैं। देखो, तो पीछे वाला जो क्लिप था उसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, जिसको डिस्कस कर ही लेते हैं अब हम। क्या टॉपिक है? विद्युत क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवी को इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुवी को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। यानी हम डाइपोल के बारे में एक बार फिर से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। द्विध्रुवी के बारे में हमने देखा था कि डाइपोल जो होता है वो दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों की व्यवस्था है। यानी ये जो व्यवस्था है -q और +q, इस व्यवस्था का नाम क्या है? डाइपोल है। इनके बीच में कोई परिमित दूरी है l, और इस व्यवस्था का नाम द्विध्रुवी होने के साथ साथ इस व्यवस्था के लिए हम एक नई भौतिक राशि को परिभाषित कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में हमने क्या क्या चर्चा किया आपको याद तो रहा ही होगा, और आपने अच्छे से सीखा भी होगा। एक तो इस व्यवस्था के लिए हमने E कैलकुलेट किया था, अक्ष पे, निरक्ष पे और किसी जनरल पॉइंट पे। और हमने क्या कैलकुलेट किया? और हमने देखा कि जब हम इस विद्युत क्षेत्र को, इस डाइपोल को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर नेट बल कितना आता है, या नेट बल आघूर्ण कितना आता है। यानी हमने टॉर्क कैलकुलेट किया, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आया P×E। और क्या कैलकुलेट किया हमने? और हमने द्विध्रुवी के लिए कैलकुलेट किया विभव, पोटेंशियल। कौन कौन सी कंडीशन के लिए? अक्ष वाली कंडीशन पे, निरक्ष वाली कंडीशन में। लेकिन विभव वाले टेक्निक में हमने क्या किया? सीधे ही जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया विभव, r और थीटा वाली पोजीशन पे। फिर हमने देखा कि निरक्ष पे द्विध्रुवी के कारण विभव का मान जो आता है वो 0 आता है, और अक्ष पे वो 0 नहीं आता है। हमने कुछ खूबियां भी देखी कि द्विध्रुवी की वजह से विभव जो है वो बिंदु आवेश के कारण विभव के बजाय थोड़ा सा अलग तरह का है, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विभव जो होता है वो KQ/R होता है, यानी 1/R पे डिपेंड करता है, लेकिन द्विध्रुवी की वजह से 1/R² पे डिपेंड करता है। दूसरी रिमार्केबल चीज़ ये थी कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अशून्य होती है, नॉन जीरो होती है, लेकिन विभव निरक्ष पे कितना होता है? 0 होता है। इस तरह की हमने कई सारी बातें द्विध्रुवी को लेकर के अब तक की है। अब हम द्विध्रुवी को विद्युत क्षेत्र में घुमाना चाह रहे हैं। जब हमने बल आघूर्ण की बात की थी तो ये बात किया था मैंने कि समरूप विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, समरूप विद्युत क्षेत्र में, यानी ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण हर जगह क्या हो? सेम हो। हमने देखा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी डाइपोल को, किसी द्विध्रुवी को रखते हैं तो उस पर नेट बल कितना आता है? 0 आता है। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवी की कोई स्थानांतरित गति नहीं होती, द्विध्रुवी स्थानांतरित नहीं होता, स्थानांतरित गति नहीं होती है। लेकिन
टॉर्क नेट का मान दो स्थितियों को छोड़ करके 0 नहीं आता है। यानी द्विध्रुव को जब हम बाहरी विद्युत क्षेत्र में लेकर के आते हैं तो द्विध्रुव नेट बल का अनुभव तो नहीं करता, ये -q और +q की तरफ इधर बल लगता है q इंटू ई, और -q पे इधर बल लगता है q इंटू ई, जिस वजह से दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट बल 0 आ जाता है। लेकिन ये दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने की वजह से, इसकी क्रिया रेखा इधर है और इसकी क्रिया रेखा इधर है, उसमें इतना गैप है, इतना सा। और जब दो बलों की क्रिया रेखा एक नहीं होती है, एक ही बिंदु से नहीं गुजरती है, तो ऐसे बल आघूर्ण को पैदा करते हैं। उन बलों का प्रभाव होता है उस सिस्टम को घुमाने का। तो हमने बल आघूर्ण जब देखा तो बल आघूर्ण 0 आने की बजाय बल आघूर्ण कितना आया था? बल आघूर्ण होता क्या है? या तो लंबवत दूरी r परपेंडिकुलर इंटू f, या फिर हमने देखा कि f परपेंडिकुलर इंटू r, यानी या तो लंबवत दूरी इंटू बल या फिर बल लंबवत बल इंटू r। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि ये हमारा L था और ये एंगल विद्युत क्षेत्र के साथ P का कोण, किसका कोण? द्विध्रुवीय आघूर्ण का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ कोण जब थीटा हो तो ये L cos थीटा और ये L sin थीटा। यानी यदि हमने टॉर्क जब लिखा तो टॉर्क नेट हमारे पास क्या आया? बल इंटू लंबवत दूरी, बल तो q इंटू ई और लंबवत दूरी क्या आई? L इंटू sin थीटा। इसको देख करके हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया टॉर्क का? q इंटू L तो P होता है और PE sin थीटा, PE sin थीटा का मतलब P क्रॉस E, और ये क्या है? आपका एक सदिश राशि है। अब हम इस द्विध्रुवीय आघूर्ण की इसी बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या आगे बढ़ाते हैं? हमने जब इस फॉर्मूले को इन्वेस्टिगेट किया, कौन से फॉर्मूले को? टॉर्क नेट बराबर PE sin थीटा। यदि हम बल आघूर्ण के परिमाण की बात करें तो वो क्या है? PE sin थीटा। हमने पाया कि जब थीटा 0 है तो नेट टॉर्क भी क्या है? 0 है। जब थीटा पाई है तब भी नेट टॉर्क क्या है? 0 है। लेकिन इन दोनों में से एक तो द्विध्रुव की व्यवस्था स्थायी है और एक अस्थायी है। थीटा 0 है तो उस वक्त -q और +q ऐसी व्यवस्था होगी। क्यों? क्योंकि ये P की डायरेक्शन और यही डायरेक्शन किसकी है? E की भी है। कोण कितना बन रहा है? P और E में 0, और 0 कोण बनता है तो टॉर्क नेट कितना आता है? 0। 0 क्यों? क्योंकि इधर बल QE और इधर बल QE, दोनों बल एक दूसरे के बराबर होने की वजह से और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी नेट बल 0 आ रहा है। साथ ही साथ इस केस में दोनों बलों की क्रिया रेखा भी सेम ही है, यानी एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही है, और क्रिया रेखा सेम होगा तो बल आघूर्ण भी क्या आएगा? 0 आएगा। और इस फॉर्मूले से हमें पता भी चल रहा है कि थीटा 0 होगा तो बल आघूर्ण क्या आएगा? 0 आएगा। यानी ये जो व्यवस्था है द्विध्रुव की वो स्थायी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है ये? स्थायी व्यवस्था, स्थायी साम्य अवस्था है ये। अब स्थायी साम्य अवस्था कैसे पता चलेगा? टॉर्क नेट तो दो केस में 0 हो सकता है, एक तो 0 कोण के लिए भी 0 है और पाई वाले कोण के लिए भी 0 है। तो मैं 0 वाली को स्थायी साम्य अवस्था कहूँ कि पाई वाली को स्थायी साम्य अवस्था कहूँ? उसका निर्धारण कैसे होगा? उसका निर्धारण ये होगा कि इस द्विध्रुव को यदि हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, इस द्विध्रुव को यदि हम इसकी इस अवस्था से थोड़ा सा डिस्टर्ब करें ऊपर या इधर नीचे की ओर, तो यदि बल आघूर्ण इसको इसकी वापस पोजीशन को रिस्टोर करवाए तब तो वो स्थिति स्थायी साम्य अवस्था वाली होगी। और यदि थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद ये पूरा ही घूम जाए, वापस अपनी स्थिति पर नहीं आने का प्रयास करे, तो हम कहेंगे कि वो अस्थायी अवस्था है। तो यदि आप इसको थोड़ा सा घुमाकर देखें, हालांकि ये चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको रिकैप करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं। थोड़ा सा मैं क्या करूँ, इसको इसकी थीटा 0 वाली पोजीशन से डिस्टर्ब करें। मान लो मैंने डिस्टर्ब कर दिया इतना सा, बहुत कम इसको डिस्टर्ब किया, तो ये -q और ये प्लस,
क्यू, कोई सी भी डायरेक्शन में आप डिस्टर्ब कर सकते हो। जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे इस पे ये बल Q इंटू ई और इस पे ये बल Q इंटू ई। नेट बल तो जीरो है लेकिन बल आघूर्ण पैदा हो जाएगा किधर, ये जो बल है Q इंटू ई, इसका इसके केंद्र के पारिते बल आघूर्ण इधर आएगा और इस क्यू ई का केंद्र के पारिते बल आघूर्ण किधर आएगा, इधर आएगा। यानी नेट टॉर्क जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगा। मतलब आपने इसको इस पोजीशन से जब इस पोजीशन पे लेके आए, आपने डिस्टर्ब किया, तो जो बल आघूर्ण प्रोड्यूस हो रहा है वो वापिस इस द्विध्रुव को इधर लेके जाने वाला है। यानी आपने जिस दिशा में इस द्विध्रुव को ले जाना चाहा, बल आघूर्ण आपका विरोध कर रहा है, वो वापस इस द्विध्रुव को इसके अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। यानी ये जो स्थिति थी थीटा जीरो वाली, वो स्थिति में ये द्विध्रुव क्या था, संतुष्ट था, सेटिस्फाई था। आपने डिस्टर्ब किया तो इसका प्रयास ये होगा कि उसी कंडीशन पे वापस रहा जाए, उसी कंडीशन की ओर जाया जाए। इस वजह से थीटा इक्वल टू जीरो वाली स्थिति को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्थायी साम्य अवस्था। थीटा इक्वल टू पाई वाली स्थिति में भी टॉर्क तो जीरो है, लेकिन वो अवस्था स्थायी साम्य अवस्था नहीं है। कैसे, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, पी की दिशा किधर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की, माइनस से प्लस की ओर, और ई का डायरेक्शन है इधर। तो कोण ई और पी में कितना बन रहा है, 180 का पाई का। अब इस वक्त तो जब तक कोण पाई का बन रहा है तब तक तो इस द्विध्रुव के पास ना तो नेट बल है और ना ही नेट बल आघूर्ण है। एफ नेट भी जीरो है इस वक्त और टॉर्क नेट भी जीरो है। एफ नेट जीरो क्यों है, क्योंकि इस पर बल लग रहा है इधर Q इंटू ई और इधर इस पे बल लग रहा है इधर Q इंटू ई। दोनों एक दूसरे के बराबर है और एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो कैंसिल हो गए, नेट बल जीरो आ गया। और दोनों बलों की क्रिया रेखा भी क्या है, सेम ही, यानी एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं दोनों बलों की क्रिया रेखा, तो बल आघूर्ण भी क्या हो गया, जीरो। और इस फॉर्मूले से भी हमें पता चल रहा है कि थीटा का मान पाई होगा तो टॉर्क नेट का मान क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये व्यवस्था स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये साम्य अवस्था स्थायी साम्य अवस्था नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है, आप इसको डिस्टर्ब करके देखेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्टर्ब करके देखता हूँ। ये मैंने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, किधर भी डिस्टर्ब कर लो, चाहे जैसे मान लो मैंने इस बार आपकी संतुष्टि के लिए इधर डिस्टर्ब कर लिया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। देखो माइनस क्यू पे किधर बल आएगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर, और प्लस क्यू पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना, Q इंटू ई। ये बल आघूर्ण की दिशा भी क्या है, क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से जो बल आएगा, बल आघूर्ण जो आएगा उसकी डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज। यानी टॉर्क नेट की डायरेक्शन किधर है भाई, क्लॉकवाइज। लेकिन आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया था कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, हमारा तो द्विध्रुव इस पोजीशन पे था ना, मैंने इसको कौन सी डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर घुमाया मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे था, मैं इसको ऐसे लेके आया, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया इसको, और द्विध्रुव भी बल आघूर्ण जो पैदा हुए हैं उसकी वजह से भी किधर घूमना चाह रहा है, क्लॉकवाइज जगह से। यानी मैंने इसको हल्का सा इधर क्या पुश कर दिया, ये तो इधर ही जाना चाह रहा है, ये वापस अपनी स्थिति पे नहीं आना चाह रहा। इस केस में जब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था तो बल आघूर्ण किधर पैदा हुआ था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी मैं जैसे जैसे इधर ले जाने का प्रयास कर रहा था, बल आघूर्ण इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से ये स्थिति स्थायी साम्य अवस्था की थी। लेकिन यहाँ पर जब मैंने द्विध्रुव को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो बल आघूर्ण जो पैदा हुए हैं वो भी कौन सी डायरेक्शन में पैदा हुए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी इसका मतलब ये द्विध्रुव ये चाहता है कि आपने बहुत अच्छा किया सर, मेरे को इस स्थिति से इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया ताकि मैं अब अपने आप को क्या कर लूँ, ऐसे एडजस्ट कर लूँ, यानी मेरी स्थायी अवस्था में आ जाऊँ, 180 से मैं क्या कर जाऊँ, घूम जाऊँ। क्योंकि मैं जिस स्थिति पर पड़ा हुआ था वहाँ मैं संतुष्ट नहीं था, यानी वो मेरी जो व्यवस्था थी वो अस्थायी व्यवस्था थी। साम्य अवस्था में तो मैं था, द्विध्रुव साम्य अवस्था में तो था, थीटा इक्वल टू जीरो में भी साम्य अवस्था है और थीटा इक्वल टू पाई में भी साम्य अवस्था है। लेकिन ये साम्य अवस्था स्थायी है और ये साम्य अवस्था क्या है, अस्थायी है।
इस साम्य अवस्था से द्विध्रुव संतुष्ट नहीं है। समझ गए क्या इस बात को? ये वही वाली बात है, ये जो 3 केस आपने 11th में पढ़े कि एक कण यहां पड़ा हुआ है, एक यहां पड़ा हुआ है और एक यहां पड़ा हुआ है। तीनों ही अवस्थाएं साम्य अवस्था वाली है। साम्य अवस्था क्यों है? क्योंकि कण स्थिर है तीनों ही केस में। यांत्रिक साम्य अवस्था का मतलब मैंने बताया है, जब टॉर्क नेट का मान सिस्टम में 0 हो और एफ नेट का मान सिस्टम में 0 हो तो वस्तु यांत्रिक साम्य अवस्था में कही जाती है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कही जाती है। तो इन तीनों ही केस में कण स्थिर है, यानी ना तो उसकी कोई स्थानांतरण गति हो रही है कणों की और ना ही किसी भी तरह की कोई घूर्णन गति हो रही है। स्थिर होने की वजह से ये तीनों ही साम्य अवस्थाएं। लेकिन ये कौन कौन सी साम्य अवस्थाएं हैं? ये साम्य अवस्था अस्थायी साम्य अवस्था है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, उदासीन साम्य अवस्था, और ये स्थायी साम्य अवस्था है। क्यों? क्योंकि यहां से आपने थोड़ा सा ही डिस्टर्ब कर दिया, चाहे इधर या इधर, तो वो वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा। यहां पर आपने डिस्टर्ब कर दिया इधर या इधर, तो जहां पे आप इसको रखोगे वहीं पड़ा रहेगा, यानी इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। जहां रखो वहीं पड़ा रहेगा। इसको आपने डिस्टर्ब किया, चाहे इधर या इधर, जैसे ही आपने छोड़ा वो वापस कहाँ आएगा? अपनी जगह पे ही आएगा। यानी ये अपनी जगह से खुश है, अपनी स्थिति से खुश है। तो ये स्थिति स्थायी साम्य अवस्था की है, ये उदासीन साम्य अवस्था की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां इसको रखोगे वहां रहेगा। ये एकदम नोक पे बैठा हुआ है, ये चाहता है कि इसको यहां से कोई पुश कर दे। थोड़ा सा इधर करोगे तो फिर नीचे चला जाएगा, ये वापस लौट के नहीं आएगा। तो यही बात क्या है इसमें है, यानी हम क्या कर रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव को इस टॉपिक में घुमा रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में हमें कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? प्रश्न यह है, हमें विद्युत द्विध्रुव को व्हाट वी हैव टू डू, हमें विद्युत द्विध्रुव को यदि घुमाना है, किसमें घुमाना है? विद्युत क्षेत्र में। कैसा विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र को यदि घुमाना है तो सर क्या हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता है? मेरी इच्छा है कि मैं विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाऊं। क्या करूं? समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाऊं। तो घुमाने के लिए मुझे कोई कार्य करना पड़ेगा क्या? ये इस बात पर निर्भर करेगा बच्चों कि आपको कार्य करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। किस बात पे? कि द्विध्रुव अपनी स्थिति से संतुष्ट है कि नहीं है, यानी डाइपोल स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यदि द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में है, यानी थीटा इक्वल टू 0 वाली साम्य अवस्था में है, तब आप उसको घुमाओगे। थीटा इक्वल टू 0 वाली स्थिति से घुमाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की तो इच्छा है कि थीटा इक्वल टू 0 वाली स्थिति में ही पड़ा रहे, और आपको नहीं भाई चलो सैर करवाते हैं तुम्हें, हम किसी कोण पे भ्रमण करके आते हैं। द्विध्रुव कहेगा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है भाई, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैं यहाँ स्थायी हूँ, स्टेबल हूँ, मैं यहाँ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। लेकिन आपकी जिद हो कि नहीं, हमें तो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हें घुमाएंगे। घुमाओगे तो तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, मेरे विरोध का सामना करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मेरा विरोध होगा उतना ही आपको कार्य करना पड़ेगा। तो यदि द्विध्रुव स्टार्टिंग में स्टेबल कंडीशन में है, स्थायी साम्य अवस्था में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घुमाने में कार्य करना पड़ेगा। और यदि डाइपोल स्टार्टिंग में अनस्टेबल कंडीशन में, कौन से इक्विलिब्रियम में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी थीटा इक्वल टू पाई वाली इक्विलिब्रियम में है, तो आपको घुमाने में कोई पोछे
घुमाने में कोई कार्य करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। हल्का सा पुश दे दो आप। अस्थायी साम्य अवस्था में द्विध्रुव यदि है, पाई वाली स्थिति में है, तो वहां तो वो बेचारा असंतुष्ट पड़ा हुआ है। वो तो चाह ही रहा है कि कोई आए हवा का झोंका और मुझे यहां से थोड़ा सा पंच कर दे बस, ताकि मैं थीटा इक्वल टू 0 वाली स्थिति में पहुंच जाऊं। तो अस्थायी साम्य अवस्था में होगा तो आप यदि थोड़ा सा ही उसको डिस्टर्ब कर दोगे, अब छोड़ भी यदि उसे दोगे, तो बाकी का काम बल आघूर्ण जो नए पैदा हो रहे हैं इस सिस्टम में वो खुद ही कर लेंगे। यानी आपने यदि बहुत कम कोण से भी उसको अस्थायी साम्य अवस्था से घुमा दिया, तो बाकी के कोण की यात्रा द्विध्रुव स्वयं कर लेगा। द्विध्रुव को कौन करवाएगा? बल आघूर्ण। हेडिंग क्या है? हेडिंग है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कि आप जब किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाना चाह रहे हैं तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये हेडिंग पर आगे बढ़े उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमें कार्य क्यों करना पड़ेगा, कार्य किस स्थिति में करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको ये कहानी कही है। तो मैं ये समझ गया, क्या समझ गया मैं ये समझ गया कि कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमसे कार्य को कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। इसका मतलब द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में है और हमें द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था से घुमाना है। ये सीन है। ये इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा, ये हमारी बुद्धि पे ही छोड़ रहा है कि कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों को खुद ही पता है कि द्विध्रुव कौन सी कंडीशन में पड़ा है। इस कंडीशन में P का कोण E के साथ कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। एंगल बिटवीन द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E is 0 डिग्री। तो कार्य कैसे कैलकुलेट करें भाई? सर बल से कार्य कैसे कैलकुलेट करते हो? बल से तो कार्य भाई मेरे को पता है कि बल और विस्थापन का अदिश गुणा क्या होता है? कार्य। और समाकलन के रूप में कार्य होता है dw का इंटीग्रेशन, यानी w बराबर क्या होता है? f डॉट ds का इंटीग्रेशन। बल की वजह से तो मेरे को कार्य पता है, लेकिन यहाँ तो बल नहीं है। कौन है? बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण से संबंधित कार्य कितना होता है भाई? बल आघूर्ण कितना कार्य करता है? बल आघूर्ण कितना कार्य करता है? सर ये तो हम 11th से जानते हैं। बल आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? टॉर्क डॉट थीटा। क्योंकि यहाँ पर रेखीय विस्थापन होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है बल के केस में, स्थानांतरण गति के केस में, और घूर्णन गति के केस में, या रेक्टिलिनियर गति के केस में, रेक्टिलिनियर मोशन के केस में विस्थापन, सॉरी ये तो रेक्टिलिनियर मोशन है, और यहाँ रोटेशन मोशन में, घूर्णन गति में विस्थापन रैखिक विस्थापन नहीं होता बल्कि कोणीय विस्थापन होता है। तो W बराबर टॉर्क डॉट थीटा। आपने कंपैरिजन पढ़ा था घूर्णन गति और स्थानांतरण गति का, वही बातें यूज हो रही है। तो फिर समाकलन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? dW का इंटीग्रेशन बराबर W, कैसे? टॉर्क डी थीटा का इंटीग्रेशन। ये तो अनिश्चित समाकलन हो गया। निश्चित समाकलन होता तो कहाँ से कहाँ तक? जैसे ये S1 से S2 तक, वैसे ही यहाँ निश्चित समाकलन हो तो θ1 से θ2 तक। और निश्चित नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट आएगा, बाउंड्री कंडीशन से उसे सॉल्व कर लो, आप पे ही हाथ की बात है। कार्य निकालना है, यानी मेरे को कार्य इससे मिल जाएगा टॉर्क डी थीटा, और कौन से कोण से कौन से कोण तक हम घुमा रहे हैं। और टॉर्क हम जानते हैं वी नो दैट टॉर्क इज नथिंग बट PE sin थीटा n कैप, PE sin थीटा n कैप। तो W बराबर क्या होगा? PE sin थीटा
और डी थीटा का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? सर एक बार तो किताब जैसे बता रहा है वैसे ही पढ़ाओ हमें तो पूरा। तो किताब क्या कह रहा है कि पहले तो 0 डिग्री से स्थायी साम्य अवस्था से कहाँ तक? थीटा पोजीशन तक। यानी द्विध्रुव ऐसे पड़ा हुआ है और उसको कितना घुमाना है? इस पोजीशन से थीटा 1 कोण पे घुमाना है, थीटा 1 कोण पे। तो 0 से थीटा 1 क्या? केवल थीटा है तो एक ही थीटा लिख दो, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक। इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। पीई तो दिए गए द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के लिए कांस्टेंट है। साइन थीटा का क्या हो गया? माइनस कोस थीटा। क्या माइनस कोस थीटा? समाकलन 0 से थीटा। और लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। सर ये बच्चों वाली बात है, बिल्कुल। तो पी ए कॉस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस कोस 0। कोस 0 कितना होता है? 1। यानी किसी द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? Pe1 माइनस कोस थीटा। केवल फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई काम का नहीं होगा, एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले का महत्व पता होगा तो कर पाओगे। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? किसी द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था, कौन सी साम्य अवस्था? स्थायी साम्य अवस्था। किसी द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा भी पता होना चाहिए किस किस के मध्य का कोण है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P और विद्युत क्षेत्र सदिश E के मध्य का कोण। किसी द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया, Pa1 माइनस कॉस थीटा। सर प्रॉब्लम इस तरह का आ जाए तो किस तरह का? जरूरी है क्या कि द्विध्रुव हमेशा स्थायी साम्य अवस्था में ही हो? हाँ, अकेला छोड़ोगे तो स्थायी साम्य अवस्था में ही होगा, बशर्ते आप छोड़ते वक्त उसको अस्थायी साम्य अवस्था में ना छोड़ो, यानी पाई वाली कंडीशन में ना छोड़ो। प्रॉब्लम इस तरह का आ जाए सर कि द्विध्रुव स्टार्टिंग में स्थायी साम्य अवस्था में नहीं है, बल्कि पहले से ही कुछ कोण बन रहा है। किसके मध्य? P और E के मध्य। कितना कोण बन रहा है? सर मान लिया थीटा 1 कोण बन रहा है ऑलरेडी, और हम इसको घुमा करके कोण को कितना करना चाहें? थीटा 2 करना चाहें। कितना करना चाहें? थीटा 2। यानी हमें द्विध्रुव को थीटा 1 स्थिति से, कोणीय स्थिति से थीटा 2 कोणीय स्थिति तक घुमाना है। तब कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वो लिमिट चेंज हो जाएगा। जहां 0 से थीटा लिखा था आपने, वहां थीटा 1 से थीटा 2 लिख दो। यानी W बराबर फिर क्या हो गया? PE साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। उत्तर क्या आ जाएगा? PE बाहर आ गया और साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा की लिमिट पुट करोगे तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लोअर लिमिट वाला पहले आ जाएगा पॉजिटिव, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तब उत्तर कितना होगा? ये। यानी इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला स्पेशल केस है। इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला क्या है? स्पेशल केस है। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला मिल जाएगा कब? जब आप कहो कि प्रारंभिक स्थिति स्थायी साम्य अवस्था, यानी थीटा 1 क्या है? 0 है। थीटा 1 0 होगा तो कोस 0 क्या हो जाएगा? 1, फिर 1 माइनस कोस थीटा 2 यानी कोस थीटा। क्या इस बात को आप समझ पाए हो? बताओ। ये है फिजिक्स। क्या है ये? फिजिक्स। बंद कमरों में ये सीखी जाती है, लेकिन खुले आसमान में चलते फिरते घूमते इसको सोचा जाता है, इस पे विचार किया जाता है। भीड़ में जब फिजिक्स सोचने लग जाओगे,
मार्केट में चलते फिरते जब फिजिक्स को सोचने लग जाओगे तो फिजिक्स आपकी दासी बन जाएगी। फिजिक्स को यदि अपना स्लेव बनाना है, अपने पराधीन बनाना है, तो रियाज करिए, अभ्यास करिए। अभ्यासेन्तु कौन्ते। देखो कृष्ण का और अर्जुन का रिश्ता कितना शानदार रिश्ता था। कृष्ण तो भगवान माना जाता है। कृष्ण को भगवान से अर्जुन की दोस्ती होने के बाद भी जब अर्जुन पूछता है कि मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको मास्टर करें, तो कृष्ण कोई रहस्य बता सकते थे, लेकिन कोई रहस्य नहीं बताया उन्होंने। एक साधारण सी बात कि अभ्यासेन्तु कौन्ते, कि है कुंती पुत्र, अभ्यास से बड़े बड़े लोगों ने अपने मन को जीता है, तुम भी अभ्यास से जीतो। तो अभ्यास करते रहिए, रियाज करते रहिए, सीख जाओगे। बार बार सोचोगे, बार बार कंफ्यूज होगे, तो चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना ही पड़ेगा। और मुक्त छोड़ दिया दिमाग को, तो दिमाग के पराधीन आप हो जाओगे, औरों के फुटबॉल बन जाओगे। नेक्स्ट क्या है? डाइपोल इन डाइपोल एनर्जी। डाइपोल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत द्विध्रुवे की बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुवे की किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। What do we have? We are having a uniform electric field having intensity E, and what we have to calculate? We have to calculate the potential energy of a dipole placed in this electric field. और पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का? ये चाहता क्या है कि ये भाई विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में आजकल क्या कलर चौक खत्म हो गया है क्या? इस विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी डाइपोल को रखते हैं, किसको रखते हैं? किसी डाइपोल को, यानी ये -q और ये +q। सर ये बीच में लाइन क्या है? आवेश तो बिंदुवत है। आवेश तो बिंदुवत है, ये तो कनेक्टिंग लाइन है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई छड़ है, ये कोई छड़ वड़ नहीं है, ये तो सिर्फ इनके बीच की क्रिया रेखा हम दिखा रहे हैं। वास्तव में डाइपोल तो ऐसा ही है। यही इसी व्यवस्था का नाम क्या है? डाइपोल। कि ये एक -q है और एक +q है। लेकिन ऐसे तो इनको छोड़ तो नहीं सकते ना, ऐसे छोड़ोगे तो ये डाइपोल होगा ही नहीं। इनके बीच में कोई ना कोई हमें रोड जैसा मैन्युअली करना पड़ेगा फिट, ताकि ये +q और -q आकर के मिल नहीं जाए। यानी इनके बीच में एक मीडियम होगा, नॉन कंडक्टिंग मीडियम। वो छड़ हो सकता है, जैसे आपके क्या बोलते हैं, वो होते हैं ना डम्बल शेप के, डम्बेल नहीं देखे, हु एक्सरसाइज करने वाले। तो ये हमारा क्या है? डाइपोल है। हमसे ये चाहता है कि इस डाइपोल को जब आपने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, तो ये अपने आप तो नहीं रह रहा। बिल्कुल हम जान रहे हैं भैया, अपने आप ये नहीं रहेगा। मैं इस डाइपोल को कहूँ कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मेरे किसी दोस्त ने दिया है मेरे को, तुम एक बार इसमें इस स्थिति पे पड़े रहो ना, थोड़ा इसका लुत्फ उठाओ। ये कहेगा सर पॉसिबल नहीं है। मैं कहूँगा यार क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम पे नेट बल तो नहीं लगेगा। ठीक बात है सर, नेट बल नहीं लगेगा तो मैं अपनी इस स्थिति से इधर या उधर नहीं जाऊंगा, स्थानांतरण गति नहीं करूंगा। आप मेरे को यहाँ छोड़ दोगे तो मेरा जो द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मेरे को सर घूमना पड़ेगा यहाँ।
मैं इस स्थिति में अपने आप रह नहीं सकता हूँ। ये बात आपकी ठीक है कि नेट बल मेरे पे 0 आ रहा है तो मैं स्थानांतरित गति नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को घूमना तो पड़ेगा। मैं इस कोण वाली स्थिति पर नहीं रह सकता, क्योंकि ये स्थिति मेरी स्थायी अवस्था नहीं है। और हर आदमी का प्रयास है, इसमें मेरी क्या गलती है? प्रकृति का हर छोटा से छोटा कण और बड़ा से बड़ा पिंड, सबका एक ही ध्येय है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्टेबिलिटी मिले, स्टेबिलिटी मिले। सभी एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। प्राइवेट में स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जीवन का सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, कार का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, हर चीज़ का सिक्योरिटी चाहिए। बच्चों के भविष्य सिक्योर होने चाहिए, है कि नहीं है? तो हर आदमी, प्रकृति के हर कण की एक नेचर है, क्या है? स्टेबिलिटी। और ये भी क्या कह रहा है कि सर ये मेरी कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो आप मेरे को यहाँ छोड़ोगे तो मैं इधर उधर भागूंगा तो नहीं, लेकिन घूम करके अपने आप को एडजस्ट जरूर करूंगा। कौन सी दिशा में? थीटा इक्वल टू 0 वाली दिशा में। यानी कहने का मतलब यही समझ लो कि आप कहो कि आपका दोस्त है विद्युत क्षेत्र E और आप इसमें मेरे को रखना चाह रहे हो इस पोजीशन पे, थीटा पोजीशन पे, मैं रहूँगा नहीं। सीधी सी बात यही है। बाकी आप कितनी तरीके से कहानी कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, रिजल्ट ही है। चलो भाई, नहीं रहोगे तो फिर हम रखेंगे तुम्हें, क्योंकि हमारी तो क्या है? जिद्द है, जिद्दी आदमी है, स्टबबोर्न है हम तो। हम क्या हैं? जिद्दी हैं। जिद्दी है तो कोई बात नहीं, रख लो। रखोगे तो मेरे पे कार्य करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करेंगे, करना पड़ेगा तो। और मेरे पे यदि आपको कार्य करना पड़ेगा तो वो कार्य मुझे मिलेगा। मेरे लिए कर्जा हो गया, वो हो गया तो हो गया, वो तुम जानो। उस कार्य को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। बिल्कुल सर, सही पकड़े। आप पहले भी यही बताते आए हैं, क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किसी स्थिति को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो सर फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालें? हाँ बिल्कुल निकालें। कैसे निकालें सर? 2 मेथड है। 2 नहीं सर, 3 बताया करो आप, 3 बता देंगे मेथड। फर्स्ट, टेक्स्ट बुक मेथड, TBM, किताबी मेथड, जो बच्चों के लिए आसान होता है, बच्चों के दिमाग को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और एक मेथड सीधा मेथड, सीधा भले ही हो लेकिन समझने वाला मेथड बच्चों के काम का नहीं होता। तो एक सीधा मेथड, डर वाला, अंडरस्टैंडिंग मेथड या सिंपल लर्निंग मेथड, SLM। और एक मेथड किनके लिए? उनके लिए जो जीनियस हैं, जो क्या है? जीनियस है, जीनियस लोगों का मेथड। तीनों की चर्चा करते हैं। देखो इसकी क्या चाहिए? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में सर आपने एक टेक्निक बता रखा है, लाइफ लॉन्ग टेक्निक है, हम आत्मसात करने के लिए तैयार हैं। और वो टेक्निक हमने सीखा है क्या? कि डिज़ाइन करने में, सिस्टम को डिज़ाइन करने में, क्रिएट करने में किया गया कुल कार्य क्या होता है? उस अभिविन्यास के किया गया कुल कार्य क्या होता है? उस अभिविन्यास के स्थितिज ऊर्जा। कॉन्फ़िगरेशन क्रिएशन वर्क, CCW। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो वो टेक्निक काम में आ जाएगा, बिल्कुल कहीं पे भी काम आएगा, बिल्कुल फ्लॉप नहीं होने वाला है। तो करते हैं, कैसे करें? टेक्स्ट बुक मेथड लेते हैं। सर स्टार्टिंग में हमारे पास द्विध्रुवीय -Q और +Q कहाँ है? अनंत पे है। पहले किसको लेके आओ? किसी को ले आओ, चाहे -Q को ले आओ, चाहे +Q को ले आओ। सर एक साथ ले आए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लाएंगे कैसे? तो टेक्स्ट बुक मेथड की चर्चा कर रहा हूँ मैं। सर स्टार्टिंग में मैं अनंत पे इस द्विध्रुवीय को विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर पड़ा हुआ मान सकता हूँ? मान सकते हो। तो इस समांतर को मैं इधर लाया, टिक 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 टिक, आओ भाई इधर आओ। अनंत से किसी स्थिति विशेष तक द्विध्रुवीय को लाने में किया गया कार्य क्या है भाई? क्षेत्र विरुद्ध स्थितिज ऊर्जा।
ये आ गया सर, यहाँ आया, कहाँ आया, यहाँ। तो सर द्विध्रुव को इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दो ऐसे कि यहाँ तक है द्विध्रुव। क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मज़ा ही आएगा दिखने में और अच्छा लगेगा, ज्योमेट्री भी साथ देगा। तो यहाँ लेके आ गया सर मैं, कहाँ लेके आ गया, यहाँ। इधर आ गया प्लस क्यू यहाँ पर, और यहाँ आ गया माइनस क्यू। सर कार्य करना पड़ा है मेरे को, कार्य तो करना पड़ा ही है। कितना कार्य करना पड़ा सर? प्लस क्यू के लिए कार्य करना पड़ा और माइनस क्यू के लिए क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। दोनों का चिन्ह अपोजिट है, तो प्लस क्यू के लिए आपने यदि कार्य किया है तो माइनस क्यू के लिए किसने किया होगा, फील्ड ने किया होगा। या फिर माइनस क्यू के लिए आपने किया है तो प्लस क्यू के लिए किसने किया होगा, फील्ड ने किया होगा, विद्युत क्षेत्र ने किया होगा। इस स्थिति में मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक बात बोल सकता हूँ जो मेरे को स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है कि माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से L दूरी एक्स्ट्रा चला है। L दूरी कौन सी? जो इनके बीच में गैप है, जो इनके बीच में क्या है, गैप है। प्लस क्यू यहाँ आ गया, माइनस क्यू भी बोलता मैं भी यहाँ जाऊंगा, तुम यहाँ नहीं, द्विध्रुव हो ना तुम तो इतना एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। तो साथ साथ आते तो दोनों के लिए नेट कार्य क्या होता, 0 होता। लेकिन यहाँ तक तो साथ साथ आए प्लस क्यू और माइनस क्यू, लेकिन उसके बाद माइनस क्यू को एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ा, L चढ़ना पड़ा। तो मैंने क्या लिखा, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से L दूरी एक्स्ट्रा चला है, अतिरिक्त चला है, एक्स्ट्रा चला है। आते नेट कार्य कितना होगा, नेट कार्य तो उतना ही होगा जितना एक्स्ट्रा चलने में चला है। तो कार्य कितना हो गया, इसको मैंने W1 बोल दिया। W1 कितना हो गया, कार्य क्या होता है, आवेश गुणा विभव। तो ये माइनस क्यू गुणा विभव, माइनस क्यू इंटू विभव। या फिर कार्य की डेफिनेशन से ही जाओ तो सर कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल क्या है, माइनस क्यू इंटू ए, और विस्थापन कितना है, L। और Q इंटू L क्या है, P, यानी कार्य क्या हो गया, माइनस P इंटू E, माइनस P इंटू E, ये कार्य हुआ। सर ये स्थितिज ऊर्जा हो गया क्या? नहीं, स्थितिज ऊर्जा तो हमें इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए। अब तक क्या लेके आए हो आप, यहाँ समांतर माना, समांतर लेके आए, ये पोजीशन हुआ। अब अभी घुमाने में और कार्य करना पड़ेगा ना, इस स्थिति में लाने के लिए अभी तो आपको क्या करना है, घुमाना है। कितना कोण से, थीटा कोण से। तो एक्स्ट्रा कार्य कितना होगा सर, साम्य अवस्था से थीटा कोण पे घुमाने के लिए तो हमें कार्य पता है। तो 2 स्टेप में हो रहा है। देखो टेक्स्ट बुक का मेथड 2 स्टेप मेथड है, 2 स्टेप मेथड है ये। पहले इसको अनंत से समांतर ही लेके आए, फिर यहां से क्या कर दिया, घुमा दिया। तो W2 कौन सा होगा, कोण थीटा से स्थाई साम्य अवस्था, यानी थीटा इक्वल टू 0 से कोण थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, लिख लेना, घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा वो तो हम जानते हैं सर, अभी दिखाया है ना आपने, कौन सा, PA1 माइनस कोस थीटा। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया, घूमने के बाद बन गया। तो टोटल कार्य कितना हुआ, वही क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की स्थितिज ऊर्जा, यानी और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन किसका है, डाइपोल का। तो U डाइपोल कितना हो गया, W1 प्लस W2 माइनस PE, इस PE से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस PE इस PE से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, PE माइनस का कोस थीटा, माइनस PE कोस थीटा। और माइनस P कोस थीटा का मतलब, कोस थीटा मतलब अदिश गुणा है, यानी P डॉट E, लेकिन माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस P डॉट E। ये क्या आ गया, इस द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा आ गई इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। टेक्स्ट बुक मेथड हुआ कंप्लीट। ओ तेरी चौक टूट गया, नया चौक। ठीक है, कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया, टेक्स्ट बुक मेथड। फिर कौन सा है, फिर SLM, सिंपल लर्निंग मेथड। सिंपल लर्निंग मेथड क्या है कि सर क्या आप 2-2 स्टेप में कर रहे हो,
पहले इसको पैरेलल लेके आ रहे हो, फिर इसको घुमाते हो। सीधा ही ये कहो ना कि इसी कॉन्फ़िगरेशन पे पड़ा है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यानी अनंत पे ही ये विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पे पड़ा है, थीटा कोण पे पड़ा है। अनंत पे कोई से भी कोण पे पड़ा हो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, अनंत से हम प्रभावित नहीं होते। बिल्कुल यार, बात तो सही है तुम्हारी, अनंत पे ही मान लो थीटा कोण पे पड़ा है। अब इसको लाओ टिक 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 टिक, तो आएगा कैसे, ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्ट इसी कॉन्फ़िगरेशन में। तो कितना चला भाई, कितना क्या एक्स्ट्रा कितना चला ये देख लो सिर्फ, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट है। एक्स्ट्रा तो भाई ये प्लस क्यू यहाँ आया है इस पोजीशन पे, माइनस क्यू आया है इस पोजीशन पे। कितना एक्स्ट्रा चला है सर, इतना चला है ना, किताक 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 इत्ताक इत्ताक, देखो इत्ताक, ये गैप एक्स्ट्रा चला है। बात तो ठीक है, इतना ही एक्स्ट्रा चला है ये, हमें तो लगा बहुत एक्स्ट्रा चला होगा। ये कितना एक्स्ट्रा है, ये तो सर दूरी L है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की, और ये कोण आपको पता है थीटा है, और ये थीटा है, तो ये तो फिर सर L कोस थीटा हो गया। बिल्कुल सही पकड़े हो सर माजी, कितना है L कोस थीटा। तो कार्य कितना हो गया, एक स्टेप में ही हो गया काम। तो कार्य टोटल इतना ही है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एक ही स्टेप में बन गया। तो U ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डाइपोल, बराबर क्या आ जाएगा, कार्य क्या होता है, आवेश, कौन एक्स्ट्रा चला है, माइनस क्यू एक्स्ट्रा चला है सर, बल इंटू विस्थापन, बल तो माइनस क्यू इंटू विद्युत क्षेत्र है ई, तो ये बल, विस्थापन कितना, L कोस थीटा। अरे सर Q इंटू L तो P है, हाँ जी ये सर, माइनस P डॉट E है, हाँ जी ये लो भैया, ये सिंपल लर्निंग मेथड है। कौन सा मेथड है ये, सिंपल लर्निंग मेथड। जीनियस वाला मेथड और बताओ सर, किसका मेथड बताओ, जीनियस वाला, जीनियस वाला और देख लो, जीनियस कैसे करते हैं इनको। सर हम तो जीनियस की श्रेणी में आते हैं, जीनियस की श्रेणी में आते हो तो जीनियस वाला सीख लो, फिर कोई सी श्रेणी में आओ, फिजिक्स को मास्टर कर लो बस, इसको अपनी अंगुलियों पे नचाना सिखाओ। तो देखो कौन सा मेथड है, जीनियस लर्निंग मेथड। ये क्या है, ये सर ये है कि हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र है जिसकी आप बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र है E, तीव्रता का, और अनंत पे एक पड़ा है द्विध्रुव, यानी एक तो माइनस क्यू पड़ा है और एक पड़ा है प्लस क्यू, और उनके बीच का गैप है L। और इस वजह से इस द्विध्रुव से संबंधित एक भौतिक राशि जो बड़ी काम की है, जिस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी द्विध्रुव के लिए P पे ही डिपेंड करती है, विभव भी P पे ही डिपेंड करता है, बल आघूर्ण भी P पे ही डिपेंड करता है, तो ऊर्जा भी P पे ही डिपेंड कर रही है। हम यहाँ लाना चाहते हैं इसको इस स्थिति में, P के साथ E का कितना वाला स्थिति है, थीटा वाला स्थिति, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें कितना काम करना पड़ेगा, देखो भाई आप द्विध्रुव को ला रहे हो, आपको ये द्विध्रुव लग रहा होगा, मेरे को तो ये दो आवेश लग रहे हैं सिर्फ, एक तो माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। तो मैं क्या समझूंगा, मेरी समझ तो यही है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मतलब है द्विध्रुव को इस अभिविन्यास में लाना, यानी डाइपोल का ये कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना, ये अभिविन्यास डिजाइन करना, अभिविन्यास डिजाइन करना, और उसके लिए मेरे को दो आवेशों को लाना है बस। तो माइनस क्यू व प्लस क्यू को लाने में, कहां से लाने में, अनंत से लाने में, प्लस क्यू को लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य क्या होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो W बराबर सर Q इंटू V,
Q प्लस तो V भी प्लस, क्योंकि Q प्लस को आप यहाँ लेके आओगे तो यहाँ पर कोई ना कोई विभव तो होगा, उस विभव को मैंने प्लस के लिए विभव बोल दिया, V प्लस से दिखा दिया। ऐसे ही Q माइनस को लेके आए तो Q माइनस और V माइनस, लेकिन सर Q प्लस और Q माइनस का परिमाण तो बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है, अपोजिट है, विपरीत प्रकृति के हैं। तो यहां आप प्लस की बजाय क्या दिखाओ, माइनस दिखाओ। क्या दिखाऊं मैं, माइनस दिखाऊं? नहीं सर, प्लस दिखाओ। क्यों? इसको ढंग से लिखना सीखो आप। ये Q प्लस और Q माइनस का परिमाण बराबर है, तो इसको ऐसे ही दिखाओ कि Q माइनस जो है वो परिमाण में तो Q प्लस के बराबर ही है, बस फर्क किसका है, माइनस का। यानी Q माइनस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं Q प्लस का माइनस और फिर Q प्लस आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया, Q प्लस का मतलब Q ही सर, अंदर क्या रह गया, V प्लस माइनस V माइनस। हाँ, इससे क्या हुआ, इससे बहुत सी चीजें हो गई। जीनियस जो है ना, जीनियस, कौन, जीनियस, वो केवल वही नहीं पढ़ते जो टेक्स्ट बुक में है, वो टीचर का अनुभव पढ़ते हैं, नई चीजें पढ़ते हैं। और नई चीजें में एक चीज है टेलर सीरीज एप्रोक्सीमेशन। टेलर श्रेणी आपने पढ़ा होगा, और टेलर श्रेणी का सन्निकटन भी पढ़ा होगा। टेलर श्रेणी सन्निकटन क्या होता है कि जब दो राशियों में अंतर हो, किस में हो, दो राशियों में अंतर, जैसे यहाँ V प्लस और V माइनस का अंतर निकालना है, तो इस अंतर को V प्लस और V माइनस के अंतर को हम प्रवणता के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, डेल V अपॉन डेल L, ये तो होगी प्रवणता इस राशि की, और मल्टीप्लाई बाई L इस राशि का एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसे ही मान लो राशि हो E प्लस और E माइनस, तो उसको कैसे लिखोगे, डेल E की प्रवणता यानी डेल E बाई डेल L इंटू L। यस सर, याद आ गया, आपने जब वेव मैकेनिक्स पढ़ाया था, तरंग यांत्रिकी पढ़ाया था, तो तरंग यांत्रिकी के दरमियान हमने V कैलकुलेट किया था अनुप्रस्थ तरंगों के लिए और अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए। V के ये स्टेटमेंट हमने निकाले थे। अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य का वेग क्या था, तनाव बट्टा रेखिक द्रव्यमान घनत्व T बाई अंडर रूट M या T बाई अंडर रूट म्यू। और अनुदैर्ध्य तरंग के लिए वेग हमने निकाला था इलास्टिसिटी कांस्टेंट, प्रत्यास्थता गुणांक डिवाइडेड बाई रो। और जब ये फॉर्मूले डिराइव किए तो एक हमने नई चीज सीखी थी, टेलर श्रेणी सन्निकटन। क्योंकि टेक्स्ट बुक में दोनों के डेरिवेशन दो अलग मेथड से दे रखे थे, और आप चाहते थे कि जब एक V के लिए मेथड काम करेगा तो वही मेथड दूसरे V की कैलकुलेशन में भी काम करना चाहिए। और वो कॉमन मेथड कौन सा था, टेलर श्रेणी सन्निकटन। अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वो 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक कुछ भी ले सकता है, टीचर के मूड पे डिपेंड करते हुए। तो आप तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, ऐसी भी कोई भूतनी होती है जो चीज़ों को बड़ी आसान कर देती है। सर ये तो पता नहीं था, अब भी नहीं है, कोई बात नहीं, अपने को जीनियस बनना ही नहीं, फिर जीनियस मत बनो, सिंपल लर्निंग ही कर लो, सारी चीज़ें तो कैसे मिल जाएगी। एक्सपर्टाइज पूरा नहीं मिल सकता। तो V प्लस और V माइनस के डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल V बाई डेल L इंटू L। अरे सर, डेल V बाई डेल L तो हमें पता है, माइनस डेल V बाई डेल L क्या होता है, EL होता है किसी डायरेक्शन में। हाँ, ये फॉर्मूला नहीं पता, कौन सा फॉर्मूला सर, कौन सा फॉर्मूला बताओ जरा, ये वाला यार, dV बराबर E डॉट dr नेगेटिव का, और L हो तो E डॉट dl नेगेटिव का, यानी dV बराबर E dl कोस थीटा। यानी
dv बराबर, ये तो घटक है E का L डायरेक्शन में, EL और DL, यानी, और ये नेगेटिव तो है ही, यानी EL बराबर क्या है, माइनस dv बाई dl। ये तो सर विभव वाली डेफिनेशन से हैं, बिल्कुल। मैंने कहा है ना, फिजिक्स का खे भी यदि नहीं पता है, F बराबर माइनस du बाई dr, तो लानत है आपकी फिजिक्स की पढ़ाई पे। एक साल में आप फिजिक्स का खे तक नहीं पहुंच सके, केवल के पे ही अटक गए, F बराबर dp बाई dt पे। और उसी डीपी को याद रखते रखते याद रहने लग गया कि ये व्हाट्सएप वाली डीपी है कि फेसबुक वाली डीपी है, तो फिर संभल जाइए, बार बार आगाह कर रहे हैं, संभल जाइए। मेरी विशेष रूप से एक कमी रही है बच्चों, आदत ही मान लो, एक हैबिट ही मान लो, जिनको लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, उनका तो दम्भ तोड़ना मेरा काम है। उनको ये एहसास जब तक मैं ना करवा दूं कि उन्होंने अभी कुछ नहीं सीखा, दुनिया बहुत आगे है, और जो बहुत कमज़ोर है उनको ये एहसास नहीं करवा दें कि तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, तब तक मेरे क्लास लेने में मुझे मज़ा नहीं आता है। दम्भ हर दिन तोड़ता हूँ मैं हर क्लास में, क्योंकि यहाँ अहंकार टूट जाएगा, यहाँ मैंने आपको अपमानित कर दिया तो फिर आगे चल के आपको कोई अपमानित नहीं करेगा। यहाँ झुक गए तो आगे नहीं झुकना पड़ेगा। दुनिया बहुत आगे है बच्चों। आपको लग रहा है कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये भी कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये भी कुछ नहीं है। जब बाहर जाओगे मार्केट में तो फिजिक्स की बुक कौन सी पढ़ूं सर, तो नए नाम आएंगे। कोई कहेगा HC वर्मा की पढ़ लो, फिजिक्स के मामले में HC वर्मा बहुत बढ़िया है। कोई कहेगा HC वर्मा क्या पढ़ रहे हो, इरोडोव का पढ़ लो। कोई कहेगा इरोडोव का क्या, मीर पब्लिकेशन की और बुक्स आती है वो पढ़ लो। कोई कहेगा कि RK का फिजिक्स पढ़ लो। लेकिन वो सारा फिजिक्स काम का तब तक नहीं रहेगा जब तक आप अपने लोकल टीचर की फिजिक्स को नहीं पढ़ोगे, और वो आपको ये बताएगा नहीं कि आप उसके साथ रह के कहाँ तक हो, तब तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और जब ये देखोगे, देख तो सकते ही हो, नेट पे मिल जाएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी कुछ नहीं है, हम पैदा ही नहीं हुए अभी तो हम फिजिक्स में, ऐसे समझ लो। Q इंटू L क्या है, P है, तो W बराबर क्या हो गया, एक तो P हो गया, और डेल V बाई डेल L क्या है, माइनस EL, तो P इंटू माइनस EL, और माइनस EL का मतलब क्या है, E कोस थीटा, यानी माइनस PE कोस थीटा, यानी माइनस P डॉट P। लिगेंड ऐसे काम करते हैं, लीजेंड जो होते हैं उनके मेथड्स ये हैं, जीनियस के मेथड ये हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक एंड होता है। दिस इज हाउ आवर टॉपिक which we have taken up at the beginning of the lecture comes to an end. अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो ही समझ लो आप कोशिश करेंगे कि आप उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कौन क्वेश्चन है वो? एक तो क्वेश्चन ये है, थोड़ा थ्योरी बता देता हूं उसका मैं आपको। हमने डाइपोल के बारे में चर्चा किया है, 20% तो कर ही लिया होगा तीनों चैप्टर को मिला करके। डाइपोल की बात केवल हमने समरूप विद्युत क्षेत्र में की। किसमें की? समरूप विद्युत क्षेत्र में। डाइपोल जब ए समरूप विद्युत क्षेत्र में होता है, ए समरूप विद्युत क्षेत्र में होता है, तो क्या होगा? प्रश्न बन सकता है, प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है। डाइपोल जब ए समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, when dipole is placed in non-uniform electric field, then what kind of response is observed from the dipole? डाइपोल जब ए समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है
तो डाइपोल की कैसी प्रतिक्रिया आती है। तो डाइपोल रेस्पॉन्स क्या होगा, डाइपोल रिएक्शन क्या होगा। ए समरूप विद्युत क्षेत्र आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक तरह का ए समरूप विद्युत क्षेत्र है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है। तो ये मैंने एक विद्युत डाइपोल रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा। माइनस क्यू कैसे रखो, ऐसे रख दो सर, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे रख दो, थोड़ा बड़ा करको, जूम करने में मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। प्लस क्यू का प्रयास विद्युत क्षेत्र की दिशा में अलाइन करने का। बल किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना, क्यू इंटू ई। माइनस क्यू का प्रयास विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कितना बल, क्यू इंटू ई ही। जब दिशा विपरीत बता दी है और विपरीत नहीं बताते तो फिर इधर दिखाते, फिर क्या बोलते, फिर माइनस क्यू ई बोलते विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। अब देखो ये ई जो है, इसको मैं ई एट माइनस क्यू बोल दूं तो, यानी माइनस से दिखा देता हूं, ई माइनस क्यू। और ये जो ई है वो प्लस क्यू पे दिखा दो। और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र ए समरूप है, यानी हर जगह ई क्या है, वेरी कर रहा है। ई क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी हर जगह ई का मान अलग है। यानी ई प्लस इज नॉट इक्वल टू ई माइनस। और जब दोनों जगह विद्युत क्षेत्र सेम नहीं है और दोनों जगह विद्युत क्षेत्र की दिशा भी सेम नहीं है, तो क्यू ई माइनस और क्यू ई प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, कतई नहीं करेंगे। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं, क्योंकि ना तो ये दोनों परिमाण में बराबर है, और परिमाण में बराबर हो भी जाते तो कुछ नहीं होता, इनकी दिशा भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। दिशा भी क्या नहीं है, विपरीत नहीं है। और इसका मतलब क्या हो गया कि एफ नेट जीरो नहीं है। एफ नेट जीरो नहीं है तो नेट त्वरण भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। और जब किसी सिस्टम के पास नेट त्वरण जीरो नहीं हो तब वो वस्तु क्या करेगा, स्थानांतरित गति करेगा। क्या करेगा, स्थानांतरित गति। और बल आघूर्ण की दिशा, बल की दिशा भी एक क्रिया रेखा से नहीं गुजर रही है। इसकी क्रिया रेखा है इधर और इसकी क्रिया रेखा है इधर। दोनों की क्रिया रेखा एक बिंदु से गुजर रही है क्या, नहीं गुजर रही है। और बलों की क्रिया रेखा जब एक बिंदु से नहीं गुजर रही हो तो टॉर्क नेट भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, यानी फिर घूर्णन गति भी करेगा। तो ए समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की दोनों ही गति होती है, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति, रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। ऐसे द्विध्रुव के लिए कैलकुलेट किए गए, अनुभव किए गए बल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर समरूप विद्युत क्षेत्र में तो हमें बल कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा था, नेट जीरो आया था तो क्या कैलकुलेट करना पड़ा, कुछ नहीं। यहाँ हम एफ नेट कैलकुलेट करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो ए समरूप विद्युत क्षेत्र में बल नेट कितना आएगा, एफ नेट कितना होगा, एक तो प्लस क्यू के द्वारा अनुभव किया गया बल और एक माइनस क्यू के द्वारा अनुभव किया गया बल, यानी क्यू इंटू ई प्लस, क्यू प्लस के द्वारा और एक प्लस क्यू माइनस के द्वारा और ई माइनस। और हमें पता है कि क्यू माइनस वास्तव में क्यू प्लस के बराबर नहीं यार, बराबर क्यू प्लस के बराबर ही है परिमाण में, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। चिन्ह क्या है, विपरीत है, प्रकृति विपरीत है। यानी एफ नेट बराबर क्या हो गया, एफ नेट बराबर हो गया क्यू प्लस, फिर कॉमन आ जाएगा और क्यू प्लस यानी क्यू ई, तो रहे क्या गया, ई प्लस माइनस ई माइनस। अरे सर इसमें मैं लगा सकता हूँ क्या, अभी जो आपने कुछ बताया था ना, कपड़े सिलने वाला टेलर, उसकी कोई श्रेणी, उसके कोई सन्निकटन की बात कर रहे थे, मेरे को थोड़ा याद तो है, नहीं मिटाया होगा तो याद हो सकता है।
ई प्लस और ई माइनस बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल ई बाई डेल एल इंटू एल। तो ये क्या हो गया, Q इंटू एल और डेल ई बाई डेल एल। ये आंशिक अवकलन है, यानी एक विशेष दिशा में किया गया अवकलन है। सर ये आंशिक अवकलन भी सर से पूछने वाली बात है क्या, मैथ्स वाले सर से कुछ ज्ञान मिलेगा क्या हमें? हाँ, ज़बरदस्त ज्ञान मिलेगा, नए दिव्य ज्ञान की अनुभूति होगी आप जब फिजिक्स के लिए मैथ्स वाले टीचर से प्रार्थना करोगे कि आंशिक अवकलन पे थोड़ा प्रकाश डालो ना सर। तो Q इंटू एल क्या हो गया, P, यानी F नेट क्या है, P इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एल। और सर ये कैसे बल का सूत्र है, ऐसे बल का सूत्र तो हमने देखा नहीं है। तो वैसे इजी तो नहीं है, जितना गुड लुकिंग है उतना गुड बिहेविंग नहीं है। ये है गुड लुकिंग लेकिन गुड बिहेविंग नहीं है। दिख अच्छा रहा है लेकिन व्यवहार इसका अच्छा नहीं है, जटिलता है इसके व्यवहार में। ये एफ नेट का फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला सर, एक बार बताओ तो। ये फॉर्मूला किसके लिए, ए समरूप विद्युत क्षेत्र में जब किसी डाइपोल को विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो वो इतना बल अनुभव करता है। समझ गए क्या इस बात को? अब आते हैं प्रश्न पे। ये हुई द्विध्रुव की बातें। वैसे द्विध्रुव की और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन वो अभी प्रासंगिक नहीं है, समय की मर्यादा भी हमें अनुमति नहीं दे रही है। तो कुछ प्रश्न जिनके उत्तर की प्रतीक्षा में रहेंगे हम, आप बताएंगे ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी आशा है। ऐसी क्या है, उम्मीद और आशा। एक तो सरल से प्रश्न दे रहे हैं आपको, ये प्रश्न प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन है, एक समकोण त्रिभुज। इसके तीनों कोनों पर 3 आवेश रखे हुए हैं। यहाँ +2q आवेश रखा है, यहाँ -q आवेश रखा है और यहाँ +q आवेश रखा है। ये जो कर्ण है इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी वो आपको बताना है। क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी इस अक्ष के समांतर, या फिर क्या इस अक्ष के समांतर होगी नीचे की ओर, या फिर क्या इस अक्ष के समांतर होगी ऊपर की ओर, या फिर इस कर्ण के लंबवत होगी इधर, या फिर कोई अन्य दिशा होगी। 5 ऑप्शन है इसमें। कौन कौन से ऑप्शन है ये प्रश्न आपने समझ लिया क्या? 3 आवेश हैं और 3 आवेश है तो इनके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो है ही। मैं कर्ण के मध्य बिंदु पर, इसकी मान लो भुजा आप ए मान लो, ये क्या है भुजा इसका ए, ये भी भुजा आप क्या ले सकते हो, ए ले सकते हो। और ये आपको पता ही है फिर ये होगा तो कितना होगा। कर्ण के मध्य बिंदु पर इन तीनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी? क्या ये आएगी, इसको मैंने 1 नंबर बोल दिया, या फिर क्या ये आएगी, या फिर ये आएगी, या फिर ये आएगी, या फिर कोई अन्य दिशा होगी। उस दिशा के बारे में आपको मेरे को बताना है। मेरे को बताओ ना बताओ, आप अपने को जरूर बताना और मेरे से कंफर्म जरूर कर लेना। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मैं आपको कुछ ग्राफ दे रहा हूँ 2 आवेशों के लिए। ग्राफ देखें पहले। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A और R वर्सेस ग्राफ है। A और B पे कोई आवेश रखे हुए हैं। ग्राफ है E वर्सेस R इस तरह का। ऑप्शन ये है A, यानी व्यवस्था है ये A, केस A है। बी केस में ग्राफ ऐसा ही है E वर्सेस R का, लेकिन वो अलग है, मैं इसी में दिखा रहा हूँ। उसमें ग्राफ है नीचे की ओर ऐसे। केस 3 में ग्राफ है
ऐसा। गणित वाले इस ग्राफ से ज़्यादा परिचित होंगे। टेन कोट के जब ग्राफ पढ़ते हो तो इसी तरह के ग्राफ आते हैं, इस तरह का ग्राफ। ये है ऑप्शन सी। ग्राफ किस किस के बीच में है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ। चौथे ऑप्शन में जो ग्राफ है वो ऐसा ही ग्राफ है, बस इसका ऐसे अपोजिट है। यानी ये जो बिंदु है अक्ष को जो काट रहा है वो नति परिवर्तन बिंदु है। नति परिवर्तन बिंदु के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है। थोड़ा ढंग से बन यार, शान ही ले लेगा तो शान ना लिया कर किलो। ठीक है, यानी इसको जब आप उल्टा कर दोगे, मिरर इमेज जब इसका बन जाएगा। ये है केस डी। आपको ये बताना है, प्रश्न तो सर आपने बताया ही नहीं। दो बिंदु है ए और बी, इन पे दो आवेश रखे हुए हैं। आवेश ऐसे रखे जा सकते हैं, या तो ए और बी पे प्लस क्यू हो, या फिर माइनस क्यू हो, या फिर प्लस क्यू और माइनस क्यू हो, और या फिर माइनस क्यू और प्लस क्यू हो। चार केस बन गए ना। आप मुझे बताओ कौन सी व्यवस्था में यदि बिंदु हो ए और बी ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ए और बी, और उन पे क्या रखा हुआ हो? आवेश रखा हुआ हो, तो कौन सी व्यवस्था के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिवर्तन होगा? यानी मेरे कहने का मतलब है ये ग्राफ किस व्यवस्था के लिए है, यानी आपको ये पता करना है कि ए और बी पे कौन कौन से, क्या इस ग्राफ के लिए दोनों प्लस प्लस है, या फिर दोनों माइनस माइनस है, या फिर ये प्लस है कि ये माइनस है, या फिर ये माइनस है कि ये प्लस है। ऐसे ही तीनों के लिए, यानी इसके लिए भी आपको ये बताना है कि ए और बी पे किस प्रकृति के आवेश रखे हुए हैं। ऐसे ही सी के लिए बताने हैं, और ऐसे ही आपको बताने हैं डी के लिए। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे तरह का प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है बच्चों, द थर्ड प्रॉब्लम इज दो डाइपोल है मेरे पास, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस है एल। कितना डिस्टेंस है? एल। और इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण है P1। ये है इसका मध्य बिंदु। इसके मध्य बिंदु से L दूरी पे एक दूसरा डाइपोल रखा है। L दूरी पे दूसरा डाइपोल। L दूरी कहाँ से? मध्य बिंदु से। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इसके बीच में भी कितना दूरी है? L। और इसका अब ये दूरी कितना ही हो, मैं दूरी बताने की आवश्यकता नहीं समझता। इस दूरी की इसमें जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको क्या बता दिया? सिर्फ द्विध्रुवीय आघूर्ण बता दिया कि ये P1 द्विध्रुवीय आघूर्ण है इसका, और इसका है P2 द्विध्रुवीय आघूर्ण, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक द्विध्रुवीय द्वारा दूसरे द्विध्रुवीय पर लगाया गया बल कितना होगा? लगाया गया बल। दो द्विध्रुवीय हैं, एक का द्विध्रुवीय आघूर्ण P1 है और दूसरे का द्विध्रुवीय आघूर्ण है P2, और दोनों के बीच में कितनी दूरी है? L, और दोनों समाक्षीय पोजीशन पे, यानी एक ही अक्ष पर रखे हुए हैं। तो मेरे को ये बताना है कि इस द्विध्रुवीय पे इस द्विध्रुवीय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल लगेगा तो कितना लगेगा, या फिर ये द्विध्रुवीय इस द्विध्रुवीय के विद्युत क्षेत्र में, तो ये द्विध्रुवीय भी इस द्विध्रुवीय के विद्युत क्षेत्र में होने के कारण बल अनुभव करेगा, तो कितना बल अनुभव करेगा। यानी मेरे को F बताना है आपको, F डाइपोल कितना होगा। ये थर्ड प्रॉब्लम था आपका। एक लास्ट प्रॉब्लम और दे देते हैं, क्योंकि आपको पता तो चल ही गया होगा कि प्रॉब्लम का लेवल कहाँ जा रहा है।
ब्रेन यदि खुलनी नहीं शुरू हो जाए तब तक आपने क्या फिजिक्स पढ़ा। देखो मेरे पास एक डिस्क है, क्या है मेरे पास एक डिस्क। डिस्क समझते हो क्या? चकती है। What am I having, या फिर What do I have, एक चकती है। चकती समझते हो? अरे चकती नहीं समझते क्या? तस्तरी यार, तस्तरी अंदर से भरा हुआ है और मोटी भी है। वो अंदर से भरा हुआ है और क्या है? मोटी भी है। इसके पास आवेश है Q और इसकी त्रिज्या है R। एक तो मेरे को ये बताना है कि इस चकती के पास आवेश Q होने के कारण इसकी अक्ष पर केंद्र से Z दूरी दूर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? E@Z कितना होगा? किसकी वजह से? चकती के कारण। ये तो सर ऐसा ही प्रश्न है ना, आपने एक रिंग वाला एग्जाम्पल करवाया है। एग्जाम्पल नंबर कितना? 2.4 है मेरे ख्याल से। दूसरे चैप्टर में एक वलय का करवाया है ना, कि एक धनावेशित वलय है और उस वलय के केंद्र से x दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? KQX अपॉन अंडर रूट क्या 3/2x² प्लस r² वाला फॉर्मूला हमने दिखाया है। तो वैसा ही प्रश्न है डिट्टो, बस इस रिंग की बजाय, वलय की बजाय कौन है? चकती है। तो इस चकती की वजह से, चकती के केंद्र से Z दूरी पर x पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। साथ ही सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट डेरिवेशन हो गया एक तरह का। सेकंड पार्ट क्या है? आपको ये दिखाना है कि Z का मान त्रिज्या की तुलना में जब ज्यादा होगा तो इस चकती की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा, यानी ई डिस्क जो होगा वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के समरूप होगा, उसके जैसा होगा। यानी Z का मान, ये दूरी जब इसकी त्रिज्या से बहुत ज्यादा होगी, यानी बहुत ज्यादा दूरी पे आप विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करोगे तो इस चकती के कारण विद्युत क्षेत्र उतना ही आएगा जितना मानो यहाँ पर इसके केंद्र पे एक बिंदु आवेश रखा हुआ हो जिसका आवेश Q हो। ये दिखाना है एक तो, यानी उस फॉर्मूले का ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? जो फॉर्मूला आपको मिलेगा उसमें आपको Z ग्रेटर देन R दिखाना है। दूसरा, जब R का मान Z से ज्यादा हो, यानी त्रिज्या, इसकी साइज इस Z की तुलना में बहुत कम हो, यानी बिंदु जो है Z वो इस तस्तरी के, इस चकती के बहुत नजदीक हो, तब विद्युत क्षेत्र का मान, तब ई डिस्क का विद्युत क्षेत्र जो है वो पट्टिका के कारण, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र जितना आता है उसके बराबर आएगा। ये शो करना है, ये प्रूफ करना है आपको। ये 4 क्वेश्चन है। देखते हैं हम आपकी स्किल को, आपके ज्ञान को, आपके सोचने के तरीके को, कि आप कितने प्रश्नों के हमें सही उत्तर देते हैं। दोनों ही प्रश्न, पहला और दूसरा, सोचने वाला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो है उसके लिए मैंने ये थ्योरी आपको बता दी कि द्विध्रुवे कितना बल अनुभव करता है? P × ΔE/L। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। तीसरे प्रश्न में बल आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताना मेरे को। समझ गए क्या मेरी बात को? और चौथा प्रश्न डेरिवेशन है। डेरिवेशन कैसे करोगे? चकती के कारण आपने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली होगी। सर नहीं निकाला, हमें तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर इतना अच्छे से पढ़ाया ही नहीं गया। जड़त्व आघूर्ण वाला पढ़ाया गया होगा। चकती का जड़त्व आघूर्ण कैसे कैलकुलेट करते हैं? टेक्निक क्या है? हिंट दे देता हूं मैं। सर चकती को सकेंद्रीय कोसेंट्रिक वलों से निर्मित मान सकते हैं ना? जी मान सकते हैं। तो आप एक वलय ले लेना, इसमें वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देना, जो कि आपने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद उस वलय का इंटीग्रेशन कर देना। सारी वलों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब यहाँ जोड़ दोगे तो पूरी डिस्क के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ट्राई करिए आप, चैलेंज के तौर पर स्वीकार करो इन चारों प्रश्नों को। बाकी जो इनके न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल है
उनके लिए अगली वीडियो क्लिप का वेट करें। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।